नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर उषा व्यास, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज मैं आपको बीए तृतीय वर्ष इतिहास के द्वितीय पेपर के सिलेबस के बारे में सामान्य जानकारी दूंगी। चूँकि हमारा महाविद्यालय कोटा विश्वविद्यालय से संबद्ध है, इसीलिए कोटा विश्वविद्यालय द्वारा आपके द्वितीय पेपर के लिए जो सिलेबस प्रिस्क्राइब है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसकी जानकारी आपको देंगे। कोटा विश्वविद्यालय में द्वितीय जो पेपर है उसमें उन्होंने 2 पेपर कर रखे हैं। एक उन भारतीय संस्कृति वाला पेपर कर रखा है और दूसरा जो है उन्होंने समसामयिक भारत करके एक पेपर आपका नाम दिया है। पेपर जो है 5 यूनिट में विभाजित है। पहली यूनिट जो है उसमें आपके स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत, अहिंसा के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य, राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी, देशी रियासतों के भारत संघ में विलय की प्रक्रिया और समस्याएं, देशी रियासतों का पुनर्गठन, विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या, भारतीय संविधान का निर्माण, मुख्य विशेषताएं और संशोधन, ये आपके प्रथम इकाई के अंतर्गत आएगा। हम इन सभी जो आपके टॉपिक हैं इनको बाद में एक एक टॉपिक का विश्लेषण करते जाएंगे। पहले हम संक्षेप में ये देख लेते हैं कि हर यूनिट के अंदर कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं में अध्यायों की समायोजना की गई है। दूसरी जो इकाई है उसके अंतर्गत कृषि सुधार और भूदान आंदोलन, नियोजित अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, नीतियाँ, कार्यक्रम, प्रगति, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स की समस्या, समाप्ति, उदारीकरण, ये सब द्वितीय इकाई के अंतर्गत दिया गया है। तीसरी इकाई के अंतर्गत मुख्य राजनीतिक दल, प्रजातंत्र में उनकी भूमिका, एक दलीय प्रभुत्व से गठबंधन की राजनीति तक और भारतीय विदेश नीति के तत्व, पड़ोसी राज्यों से भारत के संबंध, असंलग्नता की नीति और सार, ये सब जो हैं तृतीय इकाई के अंतर्गत हमें अध्ययन करने हैं। चतुर्थ इकाई के अंतर्गत सामाजिक संरचना में परिवर्तन, चुनौतियां व समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी, सांप्रदायिकता, नारीवादी आंदोलन, दलित व अन्य पिछड़ा वर्ग, मध्यम वर्ग की भूमिका, ये सब चतुर्थ इकाई के अंतर्गत लिया गया है। पांचवी इकाई में प्रमुखतया यह विज्ञान और तकनीकी को समर्पित है। इसमें जो है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत की क्या प्रगति व उपलब्धियां रही हैं, इसके अतिरिक्त नृत्य, संगीत, चित्रकला, साहित्य एवं जनसंचार के क्षेत्र में भारत की जो बढ़ती हुई प्रगति है उसका पांचवी इकाई के अंतर्गत उस सबको सम्मिलित किया गया है। अब हम देखते हैं इनका ये जो पांचों इकाई में प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत जो अध्यायों की योजना बनाई गई है उनका हम एक एक अध्याय जो है उसका विस्तार से देखते हैं। तो पहला जो अध्याय हम इसका अध्ययन करेंगे वो है
स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत। स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख विरासत रही अहिंसा, राष्ट्रीय एकीकरण, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समानता, महिला उत्थान, लोकतंत्र, आत्मनिर्भरता। ये सभी स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत रही हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो अध्याय है वो हम लेंगे वो है देशी रियासतों का विलय, राज्यों का पुनर्गठन एवं विस्थापितों का पुनर्वास। इसमें देशी रियासतों के विलय के कारण, देशी रियासतों का विलय और उस विलय के क्या परिणाम हुए, उसके पश्चात राज्यों का पुनर्गठन और राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात क्या स्थिति हुई, ये सब द्वितीय अध्याय में देखेंगे। विस्थापितों का पुनर्वास, विभाजन के बाद जो शरणार्थी इधर से उधर दोनों देशों में हुए थे, उनका जो पुनर्वास है उसका भी अध्ययन हम द्वितीय अध्याय में करेंगे। भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं रहीं, संविधान की जो प्रमुख संघीय संस्थाएं हैं, प्रांतीय सरकार प्रशासन, संविधान के मुख्य संशोधन, ये सब हम तृतीय अध्याय में देखेंगे। चतुर्थ अध्याय जो है कृषि सुधार, हरित क्रांति और भूदान आंदोलन, इससे संबंधित है। इसमें कृषि सुधार में जो प्रमुख रूप से हम देखेंगे उनमें है जोतों के विखंडन के क्या कारण रहे, उनके क्या परिणाम हुए और इस विखंडन को रोकने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकारों ने क्या क्या तरीके अपनाए। इनमें सहकारी खेती, भूमि सुधारों के क्या परिणाम रहे, उनमें क्या कठिनाइयाँ आई, हरित क्रांति जिसने कि हमारे देश में पैदावार को बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान दिया, उसके बारे में हम इसी अध्याय में देखेंगे। भूदान आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ, इसके साथ ही ग्राम दान की भी हम चर्चा इस अध्याय में करेंगे। नियोजित अर्थव्यवस्था एवं पंचवर्षीय योजनाएं। नियोजित अर्थव्यवस्था भारत सरकार ने तीव्र स्वतंत्रता के पश्चात तीव्र गति से भारत को आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करने के लिए अपनाई थी। इसके लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का खाका बनाया। ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, हर पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य रहे, वे कब से कब तक थी, उद्देश्य कहाँ तक हासिल हुए, इन सब का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। औद्योगिकरण जो है वो भी सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता रही थी। तो आज़ादी के पश्चात भारत सरकार की क्या औद्योगिक नीति रही, औद्योगिक नीति किस उद्देश्य से प्रेरित थी, औद्योगिकरण में भारत ने कितनी प्रगति की और क्या हमारे समक्ष समस्या आई, ये हम औद्योगिकरण से संबंधित अध्याय में देखेंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बैंक जो है देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें, इसी उद्देश्य से बैंकों का भारत में राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके घटनाक्रम, परिणाम, ये हम एक पृथक अध्याय में देखेंगे। राजाओं के जो प्रीवी पर समाप्त किए गए थे उसका भी हम इसी अध्याय में अध्ययन करेंगे। हमारी जो मिश्रित आर्थिक प्रणाली एवं उदारीकरण जो है 1990 के दशक की एक महत्वपूर्ण घटना रही है। भारत में भी उदारीकरण के परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिले हैं और ये भी एक अलग अध्याय है। इसके पश्चात अब हम आते हैं राजनीतिक इतिहास की ओर। इसमें जो है प्रमुख रूप से लिया गया है भारत की विदेश नीति। विदेश नीति में असंलग्नता की स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है, क्योंकि असंलग्नता भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। इसके साथ ही पंचशील, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व,
ये सब भी भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं। इसीलिए ये जो है इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। भूमंडलीकरण, सार्वभौमिकरण, ग्लोबलाइजेशन का क्या है और भारत पर उसका क्या प्रभाव रहा, ये हम अगले अध्याय में देखेंगे। इस तरह से समसामयिक राजनीति, इसमें विशेष रूप से राजनीतिक और आर्थिक पहलू दोनों हैं, उसका इन 2 अध्यायों में हम अध्ययन करेंगे। भारत के राजनीतिक दलों का विकास एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। एक दलीय व्यवस्था से गठबंधन सरकार की नीति की तरफ किस तरह से भारतीय राजनीति अग्रसर हुई है, उसको हम भारत के प्रमुख राजनीतिक दल और भारतीय लोकतंत्र में उनकी भूमिका नामक अध्याय में अध्ययन करेंगे। भारत के समक्ष प्रगति के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें प्रमुख रूप से उपस्थित हुई हैं, इसका ये जो समस्याएं हैं जैसे जातिवाद, अस्पृश्यता, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निर्धनता, निरक्षरता, सामाजिक बुराइयां, पर्यावरणीय संकट, आतंकवाद, इन सब को हम विकासशील भारत के समक्ष चुनौतियां अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नारी, तो इसमें जो है हम देखेंगे महिला उत्थान की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, प्रमुख जो महिला आंदोलन हुए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात जो नारी आंदोलन हुए उनके तथा स्वतंत्रता के समय में और उसके पश्चात राजनीति एवं राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की क्या भूमिका रही, इसको भी हम एक पृथक अध्याय में अध्ययन करेंगे। आज़ादी के पश्चात भारत ने वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं और ये उपलब्धियां हासिल करने में भारत सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सरकार ने इसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की। इस विभाग के अधीन अनेक संस्थाएं स्थापित की गई जिन्होंने कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उन्नति में बहुत योगदान दिया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इन्हीं के कारण अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत बहुत उन्नति हासिल कर सका। केवल विज्ञान के क्षेत्र में ही भारत ने प्रगति नहीं की, बल्कि सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में भी भारत ने बहुत प्रगति की। हम सूचना और तकनीकी क्षेत्र के कुछ प्रमुख पहलुओं का भी एक पृथक अध्याय में अध्ययन करेंगे। परमाणु ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत सरकार ने किस तरह से परमाणु कार्यक्रम का विकास किया, परमाणु ऊर्जा के विभिन्न उपयोगों को बढ़ावा दिया और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और उसके क्या अब तक विकास हुए, इसका भी हम इसमें विज्ञान और तकनीकी के अध्याय में इसका अध्ययन करेंगे। केवल आर्थिक और राजनीतिक पहलू ही आपके इस पेपर के अंतर्गत नहीं हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति पर भी आपके सिलेबस में एक महत्वपूर्ण बिंदु रखा गया है। और इसलिए स्वतंत्रता के पश्चात संगीत के क्षेत्र में नृत्य, जिसमें कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों हैं, रंगमंच, सिनेमा, संगीत, इनके क्षेत्र और साहित्य, इनके क्षेत्र में क्या विकास हुआ और इस विकास में क्या सरकारी योगदान रहा, इसको भी हम एक पृथक अध्याय में देखेंगे। ये सब मिलाकर के अब जो हमने समसामयिक भारत में देखा है, उसका हम निष्कर्ष रूप में अध्ययन करेंगे कि भारत जो है एक उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में किस तरह से सामने आया है। इसमें भारत की भौगोलिक विशेषता, मानव संसाधन, भारत के विशाल कृषि ढांचे
औद्योगिक और व्यावसायिक ढांचे, तकनीकी ढांचे, राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक ढांचे, इन सब ने किस तरह से योगदान दिया है। लेकिन विश्व शक्ति बनने के मार्ग में कौन कौन सी प्रमुख बाधाएं हैं, इसका भी हमें विश्लेषण करना है। इनमें प्रमुख रूप से है अनियोजित जनसंख्या, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, जातिवाद, सांप्रदायिकता एवं आतंकवाद, आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार। ये सब जो है भारत के विश्व शक्ति बनने में प्रमुख बाधाएं हैं। अब हम देखते हैं कि आपको इसके लिए अध्ययन करने के लिए प्रमुख जो पुस्तकें जो कि सहायक हो सकती हैं वो हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है विपिन चंद्रा की आज़ादी के बाद का भारत। दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है राम शरण जोशी की 21वीं सदी के संकट। इसी तरह से एक और संपादित पुस्तक है बीके शर्मा की भारत का इतिहास। उन्हीं की एक दूसरी पुस्तक है समसामयिक भारत। इसके अलावा भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की जो वार्षिक संदर्भ ग्रंथ पुस्तकें हैं वो, और NN ओझा की क्रॉनिकल ईयरबुक, इन सभी पुस्तकों के माध्यम से आपको इस पेपर के बारे में अध्ययन करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।